हेलो। सो अब तक हमने देख लिया था दुर्ग के बारे में स्थापत्य कला के अंदर। अब देखते हैं मंदिर शिल्प के बारे में। मंदिर स्थापत्य की बात करें तो स्थापत्य कला न केवल नगर निर्माण, भवन और दुर्ग निर्माण तक सीमित रही है, वरन कला की गति और कला की शक्ति के अनुरूप उसका प्रवेश मंदिरों के निर्माण में भी देखने को मिलता है। भारत में मानसिक और राजनीतिक परिवर्तन के साथ में कला की प्रगति भी होती रही है। और यदि राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करें तो राजस्थान में 7वीं सदी से पूर्व जो मंदिर बने, दुर्भाग्य से उनके अवशेष प्राप्त होते हैं। एज इट इज़ वो प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे बैरठ का जो मौर्य युगीन गोल बौद्ध मंदिर है, और नगरी जो कि चित्तौड़गढ़ का वैष्णव मंदिर है, वो इस तरह के एक उदाहरण मिलते हैं हमें आज भी। यह मंदिरों के विकास का काल 7वीं से 10वीं सदी के मध्य रहा है, और लगभग 8वीं सदी से राजस्थान में जिस क्षेत्र शैली का विकास होता है उसे गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली कहा जाता है। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण मंडोर के प्रतिहारों, उसके बाद में सांबर के चौहान और चित्तौड़ के मौर्यों ने जो है वो किया था। सो प्रारंभिक दौर की अगर बात करें, जो कि 8वीं सदी से 9वीं सदी का प्रारंभ जो माना जाता है, उसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर में ओसिया का मंदिर और चित्तौड़गढ़ और आभानेरी में स्थित मंदिर आते हैं। ओसिया में 8वीं से 12वीं सदी तक जो मंदिर बनते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी पर जो स्थित सच्चाई माता का मंदिर है वो इसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके पास, इस मंदिर के पास बना जो सूर्य मंदिर है वो जो है वो ये आरंभिक या प्रारंभिक दौर का मंदिर माना जाता है। और नीचे मैदान में बने हरिहर मंदिर जो है और महावीर मंदिर, वो भी इसी दौर के माने जाते हैं। 9वीं सदी में विकसित गुर्जर प्रतिहार शैली के महत्वपूर्ण मंदिर पाली जिले में आहुआ और बालोतरा के पास खेड़ जो जगह पड़ती हैं, जो कि लगभग 850 ईस्वी के हैं क्रमशः। उसमें आहुआ का देखा जाए तो उसमें कामेश्वर मंदिर है, और बालोतरा का जो खेड़ के पास, खेड़ में जो स्थित है मंदिर रणछोड़ जी मंदिर जो है वो 9वीं सदी के माने जाते हैं, जो कि गुर्जर प्रतिहार शैली में बनाए गए हैं। उसके बाद में 10वीं और 11वीं सदी के प्रारंभ में हमें गुर्जर प्रतिहार शैली का एक पूर्ण विकास देखने को मिलता है, और सोलंकी शैली का प्रारंभ इसमें देखने को मिलता है। सोलंकी शैली का प्रारंभ कब माना जाता है तो 10वीं या 11वीं सदी के प्रारंभ में माना जाता है, और गुर्जर और प्रतिहार शैली 9वीं सदी में विकसित हुई थी, और 10वीं और 11वीं सदी में ये अपने तरीके से पूरी तरीके से विकसित मानी जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसी समय का पहला जो महत्वपूर्ण मंदिर देखे तो वो मेड़ता के दक्षिण में कैकिंद मंदिर, और या जिसे जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा सीकर के पास में हर्षनाथ का मंदिर जो है वो भी इसी समय का माना जाता है। सरिस्का के दक्षिण पश्चिम में पारानगर का नीलकंठेश्वर मंदिर भी एक भव्य त्रिकूटाकार मंदिर है। इन दोनों मंदिरों में हमें गोल स्तंभ देखने को मिलते हैं, जो आने वाले समय में आम हो गए थे। और गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर जो है वो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, जो कि लगभग 1016 ईस्वी में बनाया गया था, वो माना जाता है। यह भारत के सबसे अच्छे मंदिरों में एक माना जाता है, और इसका जो शिखर है वो काफ़ी दर्शनीय माना जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ाने वालों में जालोर के गुर्जर प्रतिहार रहे हैं, और उनके बाद में चौहान, परमार और गोहिलों ने जो है वो मंदिर शिल्प को काफ़ी समृद्ध किया है। परंतु इस काल के कुछ मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली से अलग भी देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार शैली से अलग मिलते हैं सेम टाइम पीरियड में? तो उसमें बारडोली का मंदिर है,
नागदा में सास बहू का मंदिर है और उदयपुर में जगत अंबिका मंदिर इसके प्रमुख एग्जाम्पल हो जाते हैं। 11वीं और 13वीं सदी में जो मंदिर बनते हैं उनमें राजस्थान के मंदिर सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि यह मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल माना जाता है। तो 11वीं से 13वीं सदी का जो काल है उसे मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल माना जाता है। इस काल में राजस्थान में काफ़ी संख्या में जो है वो विशाल और अलंकृत मंदिरों का निर्माण होता है और इन्हें सोलंकी या मारू गुर्जर शैली के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस शैली के जो मंदिर हैं उनमें ओसिया का सच्चाई माता मंदिर, जो ओसिया का सच्चाई माता मंदिर है बेसिकली वो सोलंकी शैली या मारू गुर्जर शैली के अंतर्गत मंदिर आता है, जबकि पहले जो हमने पढ़ा था कि सच्चाई माता मंदिर के पास जो मंदिर है सूर्य मंदिर वो 8वीं से 12वीं सदी का है। सो सच्चाई माता मंदिर का टाइम पीरियड अलग है, जबकि सच्चाई माता मंदिर के पास जो सूर्य मंदिर है वो बाद के टाइम पीरियड का है, 13 से बाद का 13वीं सदी के लगभग 11 से 13वीं सदी के मध्य का माना जाता है। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित समितेश्वर मंदिर जो है वो भी इसका एक प्रमुख एग्जाम्पल है। 11वीं से 13वीं शताब्दी में बना सोलंकी या मारू गुर्जर शैली में बना मंदिर है ये भी। इस शैली के जो मंदिर हैं उसमें खंभे अलंकृत होते हैं, पतले होते हैं, लंबे होते हैं और गोलाई लिए हुए होते हैं। और दूसरी चीज़ कि ये मंदिर ऊंची पीठिका पर निर्मित होते हैं। इस समय ही एक और शैली डेवलप होती है जिसे भूमिज शैली कहा जाता है। राजस्थान में इस शैली का सबसे पुराना मंदिर अगर देखा जाए तो वो 1010 से 1020 ईस्वी के बीच में बना पाली जिले में स्थित सेवाड़ी का जो जैन मंदिर है वो भूमिज शैली में बना एक जैन मंदिर है। इसके अलावा मैनाल का महानालेश्वर मंदिर जो कि 1075 ईस्वी में बना था, और 12 जिले में रामगढ़ का भंडदेवरा और बिजोलिया का उंडेश्वर मंदिर वो भी इस शैली के अन्य उदाहरण माने जाते हैं। राजस्थान सहित संपूर्ण जो भारत है उसमें 13वीं सदी के बाद का जो काल है, काल का निर्माण की दृष्टि से जो है वो काफ़ी उल्लेखनीय नहीं था। उत्तर भारत की अगर बात करें तो उत्तर भारत में हिमालय पर्वत की निचली जो श्रृंखलाएं हैं उनके अलावा शायद राजस्थान एक ऐसा एकमात्र क्षेत्र है जहां बड़े मंदिरों का जो है वो निर्माण देखने को मिलता है, और इसका श्रेय तत्कालीन राजपूत जो शासक हुए हैं उनको जाता है। इस काल के जो मंदिर हैं इन मंदिरों में उदयपुर के जगदीश जी का मंदिर, इकलिंग जी के मुख्य मंदिर जो है वो माना जाता है, और केशवराय पाटन के मंदिर जो हैं और आमेर के जगत शिरोमणि प्रमुख मंदिर इसके अंतर्गत आते हैं। ये मंदिर जो है वो आकार की भव्यता लिए दिखते हैं और विशाल और कलात्मक मंदिरों को बनाने में समय और धन विपुलता से इसमें व्यय होता था। बाद में धार्मिक असहिष्णुता के कारण मंदिरों को नष्ट और भ्रष्ट किया जाता है, जिसके कारण प्राय इनका निर्माण एक तरीके से बंद हो जाता है। ऐसे मंदिर के बजाय 16वीं से 17वीं सदी के बाद हवेली शैली के मंदिरों के निर्माण बहुलता में देखने को मिलते हैं। राजस्थान में अनेक जैन मंदिर बनते हैं जो वास्तुकला की दृष्टि से अपना एक अलग स्थान रखते हैं, और इन मंदिरों में विशिष्ट तल विन्यास, संयोजन, स्वरूप का विकास जो है वो देखने को मिलता है, जो इस धर्म की पूजा पद्धति और मान्यताओं के अनुरूप था। जैन मंदिरों में सर्वाधिक अगर प्रसिद्ध बात करें कौन सा मंदिर है तो वो दिलवाड़ा का जैन मंदिर माना जाता है। इसके अलावा रणकपुर, ओसिया, जैसलमेर आदि स्थानों के जो जैन मंदिर है वो भी प्रसिद्ध माने जाते हैं। पाली जिले में जो सेवाड़ी और घाणेराव, नाडोल, नारलाई, सिरोही जिले में वरमाण, झालावाड़ जिले में चांदखेड़ी, झालरा पाटन और बूंदी में केशवराय पाटन, करौली में श्री महावीर जी का मंदिर आदि जगह पर जो है वो जैन मंदिर फेमस है।
सो कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से मंदिर स्थित हैं ये जान दिया जा सकता है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक मंदिरों के बारे में। तो एकलिंग जी का जो मंदिर है जो कि उदयपुर में स्थित है, एकलिंग जी का लकुलिश मंदिर जो है वो उदयपुर शहर के निकट नाथद्वारा राजमार्ग पर कैलाशपुरी नामक इस गाँव में स्थित है। इसका निर्माण जो है वो 8वीं सदी में मेवाड़ के गोहिल शासक बप्पा रावल ने करवाया था और वर्तमान स्वरूप जो है वो महाराणा रायमल ने इसको प्रदान किया था। मंदिर के मुख्य भाग में काले पत्थर से बनी एकलिंग जी की चतुर्मुखी प्रतिमा स्थित है। एकलिंग जी को मेवाड़ के राजघराने का कुल देवता भी माना जाता है। ठीक है, तो मेवाड़ के राजघराने के कुल देवता के रूप में कौन से किसे माना जाता है, तो एकलिंग जी को माना जाता है, जबकि मेवाड़ का शासक जो है वो स्वयं को इनका दीवान मानते हैं। इस मंदिर के अहाते में कुंभा के द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर भी स्थित है। अब बात करते हैं किराड़ू के मंदिर जो कि बाड़मेर में स्थित है। किराड़ू का प्राचीन नाम जो है वो किराटकूप हुआ करता था, जो कि बाड़मेर के हाथमा गांव के समीप खदीन रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। एक पहाड़ी पर स्थित है बेसिकली ये, और 11वीं-12वीं सदी में बने यहाँ के मंदिर ओसिया के मंदिर के बाद के समय के माने जाते हैं। यहाँ पर 5 मंदिर समूहों का समूह है, जिसमें वैष्णव और शैव दोनों तरह के मंदिर देखने को मिलते हैं। किराड़ू के मंदिरों में से सबसे सुंदर मंदिर सोमेश्वर मंदिर है। यह मंदिर उच्च कोटि की तक्षण कला के साथ साथ गुप्तकालीन और क्षेत्रीय परमार और सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। किराड़ू का राजस्थान का खजुराहो भी जो है वो कहा जाता है किराड़ू को। और जगत शिरोमणि मंदिर जो कि आमेर में स्थित है, आमेर स्थित इस मंदिर का निर्माण कछवाहा शासक मानसिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। मान्यता है कि इस मंदिर में प्रतिष्ठित जो काले पत्थर की कृष्ण की मूर्ति है, ये वही मूर्ति है जो जिसकी मीरा जो है वो चित्तौड़ में आराधना किया करती थी। मानसिंह ने इसे चित्तौड़ से लेकर जो है वो यहाँ आमेरा लेके आए थे। अब बात करते हैं जैन मंदिर दिलवाड़ा की। उत्तर मध्यकालीन मंदिर शिल्पकला का चरमोत्कर्ष आबू पर्वत स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में देखने को मिलता है। राजस्थान गुजरात के सोलंकी अर्थात चालुक्य शिल्पकला शैली के प्रमुख नमूने में से इसको एक माना जा सकता है। और यहाँ स्थित जैन मंदिरों में 2 मंदिर प्रमुख हैं। पहला मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव जी का है, जो कि 1031 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री थे एक विमल शाह, उन्होंने बनवाया था। और इस मंदिर को विमल शाही मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो मंदिर है वो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का है, जिसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा 1230 में करवाया गया था। इस मंदिर को लोणम शाही के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के मंडप, स्तंभ और छतरियाँ और वेदियों के निर्माण में श्वेत पत्थर पर बारीकी से खुदाई की गई है। इस मंदिर के रंग मंडप और नवचौकी की कलात्मकता अद्भुत है। अब बात करते हैं हर्षद माता मंदिर जो कि आबानेरी में स्थित है। आबानेरी नामक स्थान पर स्थित हर्षद माता मंदिर गुर्जर प्रतिहारकालीन कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और यह 11वीं शताब्दी में इस प्रदेश को महमूद गजनवी ने नष्ट और भ्रष्ट कर दिया था तथा मंदिर भी पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया था। मूलतः यह मंदिर एक विष्णु मंदिर माना जाता है। बात करते हैं शिव मंदिर बारडोली का। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बारडोली शिव मंदिर पंचायतन शैली का मंदिर माना जाता है। इसमें मुख्य मूर्तियाँ शिव और पार्वती और उनके सेवकों की हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमान के पुत्र मेहरकुल ने जो है वो करवाया था।
बारडोली का शिव मंदिर का निर्माण। इसी तरह भंडदेवरा शिव मंदिर की बात करें तो यह बारां जिले में स्थित है और बारां जिले के रामगढ़ में स्थित है। शिव मंदिर हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है और इसका निर्माण मेद वंशीय राजा मलय वर्मा ने 10वीं सदी में करवाया था और यह मंदिर भी पंचायतन शैली में बना हुआ है। जैन मंदिर रणकपुर की अगर बात करें तो पाली जिले में स्थित रणकपुर का जैन मंदिर जो है वो अपनी अद्भुत शिल्पकला और भव्यता के लिए जो है वो विख्यात है। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था और महाराणा कुंभा के शासनकाल में 1433 से जो कि 1468 तक रहा था, उसमें धरणी शाह नामक एक जैन व्यापारी हुए थे, उनके द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में 1444 खंबे स्थित हैं और उन पर टिका खंभों का ये एक तरीके का अजायब घर भी कहा जाता है इसे। मूल गर्भगृह में आदिनाथ की 4 मुख वाली मूर्ति इसमें प्रतिष्ठापित मिलती है, इसलिए यह मंदिर चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। सच्चाई माता मंदिर ओसिया की अगर बात करें तो जोधपुर से 57 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में ओसिया स्थित है, जहाँ 8वीं सदी के बने वैष्णव और जैव मंदिर समूह गुर्जर प्रतिहार कला के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। यहाँ पारंपरिक तरीके से वैष्णव, शैव और जैन मंदिरों का निर्माण हुआ है। ओसिया के वैष्णव मंदिरों में हरिहर मंदिर और सूर्य मंदिर प्रमुख हैं। जैन मंदिरों में महावीर का मंदिर प्रमुख है और शाक्त मंदिरों में पिपला माता और सच्चाई माता का मंदिर जो है वो प्रमुख माना जाता है। सास बहु मंदिर जो कि नागदा में स्थित है। उदयपुर से 27 किलोमीटर दूर नागदा में 1026 ईस्वी में गोहिल शासक श्रीधर जी के द्वारा जो है वो इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, सास बहु मंदिर का निर्माण। इसमें 2 जुड़वा वैष्णव मंदिर सास बहु मंदिर के नाम से जाने जाते हैं और प्रसिद्ध हैं और दोनों ही मंदिर आकार में छोटे और बड़े होने के बावजूद भी अलंकरण की दृष्टि से समान ही दिखते हैं। अब बात करते हैं राजप्रसाद या महल स्थापत्य की। स्थापत्य का एक विशिष्ट रूप जो है वो राजप्रसाद अर्थात महल भी माने जाते हैं। राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने के साथ राजभवनों का निर्माण शुरू होता है। मैनाल, नागदा, आमेर आदि स्थानों से जो पूर्व मध्य काल के राजभवनों के अवशेष मिलते हैं। छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे दरवाजे, खिड़कियों का अभाव और 2 किनारों के कमरों वाले बरामदे इनकी विशेषता मानी जाती है। मध्यकाल में आर्थिक समृद्धि जब आती है तो उसके कारण राजप्रसाद विशाल, भव्य और सुसज्जित बनने लगते हैं। कुंभाकालीन राजप्रसाद सादे थे, किंतु बाद के काल में जो महलों की बनावट है वो और शिल्प है उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। 15वीं सदी के बाद में जब राजपूत शासकों का मुगलों के साथ में संपर्क होता है तो उसका असर यहाँ महलों के स्थापत्य पर भी दिखाई देने लगता है। फव्वारे, छोटे बाग बगीचे, बैलबूटे, संगमरमर का प्रयोग, मेहराब, गुंबज आदि जो रूपों में मुगल प्रभाव इस इमारतों में दिखाई देता है। जैसे उदयपुर के महलों में अमर सिंह के महल, कर्ण सिंह का जग मंदिर, जगत सिंह द्वितीय के काल का जो है वो प्रीतम निवास महल, जग निवास महल और आमेर के दीवाने खास, बीकानेर के कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल और जोधपुर के फूल महल आदि जो हैं वो इसके उदाहरण माने जाते हैं। देन 17वीं सदी के लगभग कोटा, बूंदी, जयपुर आदि जो महल हैं उन महलों में स्पष्टतः मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। मुगल प्रभाव के कारण राजप्रसाद में दीवाने आम, दीवाने खास, चित्रशालाएँ, बारहदरिया, गवाक्स झरोखे, रंग महल ये मुगलीय प्रभाव की विशेषता देखने को मिलती हैं। इस तरह से इस प्रकार के जो महल हैं उनमें जयपुर का सिटी पैलेस, उदयपुर का सिटी पैलेस मुख्य माने जाते हैं।
राजस्थान के महलों में डीग के महल, जिन्हें जल महल भी कहा जाता है, विशेष स्थान रखते हैं। ये महल जो हैं वो जाट राजा सूरजमल के द्वारा निर्मित किए गए थे। डीग के महल या जल महल जिन्हें कहा जाता है। डीग के महलों के चारों ओर छज्जे, जिसे कार्निस कहा जाता है, जो एक तरीके से अलग ही प्रभाव इनका उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं हवेली स्थापत्य की। हवेली स्थापत्य की बात करें तो राजस्थान के नगरों में सामंत और सेठों ने काफ़ी सारी भव्य हवेलियाँ जो हैं वो बनवाई थी। जयपुर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्ध होती हैं कि बाद में शेखावटी के जो धनिक थे वो भी अपने अपने गांव में जो है वो विशाल हवेलियाँ जो हैं वो बनवाते हैं। रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़, ये वो कस्बे हैं जहाँ की विशाल हवेलियाँ जो हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती हैं। जैसलमेर में देखा जाए तो सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटू की हवेली जो है वो पत्थर की जाली और कटाई के कारण दुनिया भर में जो है वो प्रसिद्ध मानी जाती हैं। इसी प्रकार फंसी पत्थर की बनी करौली, भरतपुर और कोटा की हवेलियाँ अपनी कलात्मक संगत राशि के कारण काफ़ी अद्भुत मानी जाती हैं। बाद के जो वैष्णव मंदिर हैं वो भी हवेली शैली के आधार पर ही बने थे और इसलिए विशाल हवेलियाँ मंदिरों के रूप में जो है वो आज जगह जगह पर जो है वो दिखाई देती हैं। बीकानेर की प्रसिद्ध बच्चावतों की जो हवेली है 16वीं सदी के उत्तरार्ध में कर्ण सिंह बच्चावत के द्वारा जो है यह बनवाई गई थी। इसके अलावा बीकानेर में मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया, ये हवेलियाँ जो है वो अपने शिल्प वैभव के कारण जो है वो विख्यात मानी जाती हैं। बीकानेर की हवेलियाँ लाल पत्थर से बनी हैं और इनकी सजावट में मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय चित्र शैली का प्रयुक्त हुआ है। ये एक मंडावा की हवेली का चित्र दिया गया है और आगे देखते हैं। शेखावटी की हवेलियाँ अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं। नवलगढ़ की हवेलियाँ रूपनिवास, भगत, जालान, पोद्दार और बघेरिया की हवेलियाँ जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इसी तरह बिसाऊ की हवेली जो कि झुंझुनू में स्थित है, इसमें नाथूराम पोद्दार की हवेली, सेठ जयदयाल केठिया की हवेली और सीताराम सिंगथिया की हवेली जो है वो विख्यात है। डुंडलोद झुंझुनू में सेठ लालचंद गोयनका, मुकुंदगढ़ झुंझुनू में सेठ राधाकृष्ण और केसरदेव कानेडिया की हवेलियाँ जो है वो प्रसिद्ध हैं। चिड़ावा झुंझुनू में बगड़िया की हवेली और महनसर झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली फेमस है। इसी तरह श्री माधोपुर सीकर में पंसारी की हवेली प्रसिद्ध है। लक्ष्मणगढ़ सीकर की चार चौक की हवेली और चैत्राम की हवेली भी जो है वो दर्शनीय मानी जाती हैं। तो कौन कौन सी हवेली कहाँ किस किस लोकेशन पर स्थित है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा सीकर की बात करें तो उसमें गौरीलाल बियाणी की हवेली है। रामगढ़ सीकर में ताराचंद रुइया की हवेली है। फतेहपुर सीकर में नंदलाल देवड़ा की हवेलियाँ हैं। ये समकालीन भित्ति चित्रों की वजह से प्रसिद्ध मानी जाती हैं। चूरू की हवेलियों में मालजी का कमरा, रामनिवास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली इत्यादि जो है वो काफ़ी विख्यात मानी जाती हैं। जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली और राखी हवेली, टोंक की सुनहरी कोठी, उदयपुर में बागौर की हवेली, जयपुर में नाटाणियों की हवेली, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली और पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली जो है वो काफ़ी फेमस है और ये हवेली स्थापत्य के विभिन्न रूप देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें क्षत्रिय मकबरे और दरगाहों की, तो मृत्यु के बाद में स्मृति चिन्ह के रूप में या परंपरा के रूप में जो है इनका निर्माण होता है और राजस्थान के शासक और श्रेष्ठी वर्ग संपन्न हुआ करते थे, अतः उनकी मृत्यु के बाद में उनकी याद में स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्ट स्मारक बनाए गए, जिन्हें क्षत्रिय और देवल के नाम से जाना जाता है। स्थापत्य कला एवं भवन निर्माण की दृष्टि से
ये स्मारक बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जयपुर का गैटोर, जोधपुर का जसवंतड़ा, कोटा का छत्रविलास बाग और जैसलमेर का बड़ा बाग इस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। छत्रियाँ जो है ये मुग़ल और राजपूत कला का सुंदर समन्वय प्रदर्शित करती हैं। अलवर में मूसी महारानी की छतरी और फतेह गुंबद, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, बीकानेर में राव कल्याणमल की छतरी, गैटोर में ईश्वर सिंह की छतरी और जोधपुर में जसवंत सिंह का थड़ा, जैसलमेर में राजाओं और पालीवालों की छतरियाँ स्थापत्य विलक्षण जो है वो प्रदान करती हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कि अजमेर में स्थित है और हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह जो कि नागौर में स्थित है, लोगों की ये आस्था का प्रमुख केंद्र रहे हैं। साथ साथ स्थापत्य के बेजोड़ नमूने भी रहे हैं। दीवान शाह की दरगाह जो कि कपासन में स्थित है, मेटे शाह की दरगाह गागरोन में है, शंकर पीर बाबा की दरगाह नरहड़ में है और अब्दुल पीर की मज़ार ये भवानपुरा में है। मीरा साहब की दरगाह बूंदी में है, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह जो कि सरवाड़ में है, अब्दुल्ला खां का मकबरा यह अजमेर में है आदि जो है ये हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला के समन्वय के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। जल स्थापत्य की अगर बात करें तो राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेतीला है और इसके बावजूद यहाँ पर जल स्थापत्य का विकास देखने को मिलता है। कुएं, कुंड, बावड़िया, टाँके यहाँ के जल स्थापत्य की पहचान माने जाते हैं। कुआं जो है वो राजस्थान में उपयोगी जल स्रोत माना जाता है। बांदीकुई का नाम किसी बांदी अर्थात दासी के द्वारा बनाए गए कुएं के नाम पर रखा गया है। बाटाडू गांव जो कि बाड़मेर में है, आधुनिक पाषाण कला से बना संगमरमर का कुआं काफ़ी दर्शनीय माना जाता है। टोक जल स्थापत्य के महत्वपूर्ण उदाहरण, टाँके जो है वो जल स्थापत्य के महत्वपूर्ण उदाहरण है और इसमें बरसाती पानी जो है वो एकत्रित किया जाता है। टाँकों के अच्छे नमूने किलों में मिलते हैं जिनमें जयपुर का जयगढ़ किला जो है वो काफ़ी फेमस है, जहाँ बड़े बड़े टाँके मिलते हैं। ये टाँके मध्यकालीन सिविल इंजीनियरिंग के उत्तम उदाहरण भी हैं। राजस्थान के जनजीवन में बावड़िया जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। इनके निर्माण में उपयोगिता के साथ साथ सौंदर्य का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। ये राज परिवार के जो सदस्य हुआ करते थे, मुख्यतः रानियां और राजमाताएं या श्रेष्ठी वर्ग इत्यादि के द्वारा बनवाई जाती थी। इनके निर्माण से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो शिलालेखों पर अंकित की जाती थी, जिनसे निर्माताओं और कारीगरों की जानकारी प्राप्त होती है। बांदीकुई के निकट बनी अभानेरी की चांद बावड़ी संभवतः राज्य की सबसे कलात्मक बावड़ी मानी जाती है। मान्यता है कि किसी भी चांद नामक राजा ने इसे बनाया था और मेवाड़ महाराणा राज सिंह की पत्नी रानी राम रस्ते ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसी तरह डूंगरपुर के निकट स्थित प्रसिद्ध नौलखा बावड़ी जो है महारावल आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी ने इसका निर्माण करवाया था। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावत ने 1699 ईस्वी में करवाया था। सो ये इम्पोर्टेंट बावड़ियाँ हैं जिनके नाम याद रखे जा सकते हैं। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में बड़े बड़े तालाब भी रहे हैं जो अपने प्रकार के स्थापत्य पर रोशनी डालते हैं। चूँकि ये भाग अधिकांश पहाड़ी हैं अतः वहाँ दो पहाड़ों के बीच के स्थान को रोक कर धूल और पत्थरों का बांध बनाया गया है। बांध को आगे से सीढ़ियों से तालाब तक जोड़ दिया जाता था। बांध पक्का बनाया जाता था और नीचे कुछ वृक्षों की पंक्तियाँ लगा दी जाती थी। इन्हें पक्के बांध से जोड़ दिया जाता था। इस प्रकार के जो बांध हैं उनमें पिचोला बांध उदयपुर, गैब साकर बांध डूंगरपुर, राजसमंद बांध जो कि राजनगर में है, जयसमंद बांध जो डेबर बड़े प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनके निर्माण में यही पद्धति 11वीं सदी से 17वीं सदी तक काम में लाई जाती हैं। इन बांधों में राजसमंद का बांध काफ़ी स्पेसिफिक है, विशिष्ट है। इसे दुष्काल से पीड़ित जनता को राहत देने के लिए जो है वो बनाया गया था।
इस बांध पर 9 चौकी नामक 3-3 बाग वाली 3 छतरियाँ बनाई गई हैं, जो तक्षण कला की दृष्टि से काफ़ी अनुपम उदाहरण देखने को मिलता है। सो इस तरीके से ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।